मटका लेकर खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने मटका पानी में डाला, तभी पीछे से खड़ी गांव की एक औरत ने उसे धक्का दे दिया। मटका टूट गया। कितनी बार कहा है तुझसे, जब तक हम गांव की औरतें पानी ना भर ले, तक तू तालाब में हाथ मत डाला कर। शादी को 20 साल हो गए, लेकिन तू आज तक अपने पति को एक बच्चा नहीं दे सकी। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। इसमें मेरी क्या गलती है? कौन सी स्त्री संतान का सुख नहीं चाहती? गलती सब तेरी ही है। तू बांझ है, इसलिए तो गांव में किसी भी समारोह में तुझे और तेरे पति को नहीं बुलाया जाता। कोई भी तेरे जैसे मनहूस चेहरे को नहीं देखना चाहता। तेरी काली छाया से सब डरते हैं। इतना कहकर चंपा पानी भरकर वहां से चली गई। मीरा की आंखों में लगातार आंसू बहते रहे और वह चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचते ही मीरा का भीगा हुआ कुर्ता देखकर उसका पति रामदीन परेशान हो उठा। अरे मीरा, क्या हो गया? ये तुम मटका लेकर पानी भरने गई थी, मटका भी नहीं दिख रहा और तुम रो काहे रही हो? मीरा ने सारी घटना रामदीन को बताई और रोते हुए कहा, अब तो सब हद पार कर चुके हैं। पूरे गांव वाले मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। अगर मैं सच में बांझ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे तू चिंता मत कर मीरा, मैं तेरा इलाज अच्छे वैद्य से कराऊंगा। चुप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा खेत छोटा है, उस पर भी मुश्किल से गुजारा होता है। इलाज के लिए तो धन चाहिए। अरे तू चिंता ना कर, ये काम मेरा है और मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम करूंगा। बस अगले दिन रामदीन गांव के साहूकार दुर्गादास के पास गया। साहूकार जी प्रणाम। साहूकार जी, हमको थोड़ा कर्ज की जरूरत है। कर्ज? और तुझे? अरे भैया, जिनकी जमीन उपजाऊ होती है वही कर्ज लेते हैं। अब तू तो बंजर जमीन पर पसीने बहाता है, उसमें भी मुश्किल से 2 दाने उगते हैं। कर्ज मांगने चला आया। साहूकार जी, बात यह है कि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। मेरी पत्नी को पूरा गांव बांझ कहता है। मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। मैं कर्ज और ब्याज दोनों चुका दूंगा। देखो भैया, कर्ज देने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है, पर तू मेरा ब्याज जानता है कि नहीं? दुर्गादास मुस्कुराया और कुछ सोचकर रामदीन को कर्ज दे दिया। रामदीन अपनी पत्नी मीरा को वैद्यराज भीमसेन के पास ले गया। देखो रामदीन, वैसे तो तेरी पत्नी में बांझपन के लक्षण हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ जड़ी बूटियां दूंगा। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो ये कभी मां नहीं बन सकेगी। मुझे भगवान पर भरोसा है वैद्य जी। आप बस इलाज शुरू कीजिए। जो देना है जड़ी बूटी दीजिए। वैद्यराज ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन महीनों गुजर गए, परिणाम नहीं निकला। रामदीन का पूरा धन खत्म हो गया। मैंने हर तरह की जड़ी बूटी आजमा ली, कोई लाभ नहीं हुआ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है रामदीन कि तुम्हारी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। रामदीन और मीरा टूट चुके थे। लगता है मेरे भाग्य में संतान का सुख कभी लिखा ही नहीं। सारा जीवन गांव के ताने सुनते हुए ही बीतेगा। शांत हो जा, शांत हो जा, चिंता ना कर मीरा। भगवान से कभी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। शांत हो जा, चुप हो जा। रामदीन अपनी बंजर जमीन पर हल चला रहा था, तभी दुर्गादास वहां पहुंच गया। अरे ओ रामदीन, भैया तुम्हारे कर्ज की मियाद खत्म हो चुकी है। साहूकार जी, अभी तो वक्त बाकी है। अरे ये पकड़ो कागज, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसमें देखो कितना ब्याज लग चुका है। रामदीन ने कागज पढ़ा और घबरा गया। इतना ब्याज? अरे साहूकार जी, इतना ब्याज तो मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। इसीलिए तो कहता हूँ,
ये बंजर जमीन मुझको दे दो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ भैया। अरे ऐसा अत्याचार ना करो साहूकार जी, ये तो गलत है, ऐसा ना करो। देख भाई, प्यार से बोल रहा हूँ, अबे चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना ऐसा निकालूंगा कि अगली बार आने की हिम्मत नहीं होगी, समझा? गांव का नाम सुना होगा मेरा, लोग मुझे साहूकार यूं ही नहीं कहते। रामदीन रोते हुए घर लौटा और मीरा को सब बता दिया। अगर हमारी भी संतान होती तो वो आज तुम्हारे साथ खड़ी होती। दुर्गादास को हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। जानता हूँ मीरा, लेकिन जो भी हो पेट तो भरना ही है ना। उस रात रामदीन और मीरा चुपचाप रोते रहे। अगले दिन रामदीन गांव के प्रधान सोमनाथ के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बताई। अरे ओ रामदीन, तू बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख। अरे जब सारा गांव जानता है कि तेरी पत्नी बांझ है, फिर तुझे क्या जरूरत थी साहूकार से कर्ज लेकर उसकी दवा करवाने की? अरे तूने अपनी बंजर जमीन भी गवा दी। अब क्या बचा तेरे पास? अरे वो जमीन जैसे भी थी, पर इतना तो अनाज देती थी कि तू और तेरी पत्नी भूखा ना मरते। देखिए छोटे